कक्षा 10वीं विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अधातुओं का रसायन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका ये भाग 1 है। चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले अधातुओं के बारे में बताया जाना है इसमें। तो अधातुएं भिन्न भिन्न अवस्थाओं में मिलती हैं। ठोस में भी मिलती है, द्रव में भी मिलती है, गैस में मिलती है। जैसे ब्रोमीन है, ये एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको याद कर लेना बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एकमात्र धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम इत्यादि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। बाकी अधिकतर गैस अवस्था में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना है, कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम ये सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है। कार्बन का अपरूप हीरा कठोरतम तत्व है। सबसे कठोर तत्व जो है कार्बन का जो अपरूप है वो हीरा है। तो हीरा सबसे कठोर में माना जाता है। तो इसमें से 1 नंबर का प्रश्न जरूर आता है बच्चों। इतने से में ही 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में, बोर्ड में जरूर आएगा, इसलिए इसको याद कर लेंगे। चलिए अपरूपता देख लेते हैं क्या चीज़ है। कार्बन यानी ऐसे कई तत्व हैं जो एक ही अवस्था में एक से अधिक रूपों में मिलते हैं। यानी एक से अधिक रूपों में जो चीज़ें मिलती हैं उसको हम अपरूपता कहते हैं। उस गुण को अपरूपता कहते हैं और उसको अपरूप कहते हैं। जिस तत्वों के इस गुण को अपरूपता तथा इसके विभिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं। अलग अलग अपरूपों में परमाणुओं के परस्पर आबंध यानी जो बॉन्डिंग होती है भिन्न भिन्न होता है, और यही कारण है कि इसके भौतिक गुण भिन्न हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, कार्बन के अपरूप ही दिया है। अपरूपता में ये उदाहरण जो है सबसे बढ़िया कार्बन का रहता है। तो कार्बन में क्या क्या हो रहता है, एक तो अपरूप होता है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, दूसरा कोयला। ग्रेफाइट, हीरा, कोयला। इसमें ध्यान रखना, ग्रेफाइट सुचालक होता है विद्युत का। तो ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोड इसी के बनाए जाते हैं, तो इनको हम अपरूप कहते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं जरा। ये है, चूंकि किसी तत्व के अपरूप के परमाणु समान होते हैं इसलिए इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर नहीं होता। उदाहरण के लिए जलाने पर हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्योंकि कार्बन से बने हैं तो ऑक्सीजन मिलते ही इनको कार्बन डाइऑक्साइड बनानी पड़ती है। ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि भी कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अपरूपता दर्शाती हैं। अधातुएं न तो अधातुवर्तनीय दर्शाती हैं और न ही तान्यता होती है, और न ही वे धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है। मतलब यह है, अधातुवर्तनीय का मतलब अगर हम चोट मारें तो वो सह जाएं, और तान्यता मतलब उनको खींच करके तार बनाए जा सकें। धात्विक ध्वनि यानी पीटने पर इन पर ध्वनि आवाज उत्पन्न होती है। तो ये सारे गुण अधातुओं में नहीं होते हैं। यही नहीं, कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। इस तरह कार्बन के अपरूप हीरे के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएं उष्मा की कुचालक होती है। ध्यान रखना बच्चों, हीरे के अतिरिक्त अर्थात हीरा जो है उष्मा का, इसका ऊष्मा का सुचालक होता है। ध्यान रखना, हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है। ये भी 1 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये 1 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जो बीच में से ही पूछे जाते हैं, और इन गुणों के बारे में भी पूछा जाता है। अघातवर्तनीय, तान्यता और धात्विक ध्वनि। अधातु इसको नहीं दर्शाते हैं। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, दी गई सारणी में 4 तत्वों के भौतिक गुण दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन से धातु तत्व धातु हैं और कौन से अधातु हैं, और तत्व द को धातु या धातु में वर्गीकृत करने का कोई आधार क्या है, इसके रूप में बताना है। तो चलते हैं देखते हैं। पहले इसमें मैंने बताया था अभी, तान्यता जो है गुण किस में नहीं होता है, अधातुओं में नहीं होता। तो जो अधातु में नहीं है वो देखो यहाँ नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ ये, कि ये सभी अधातुएं हैं। यानी अ, स और द ये सब अधातु हैं। और बीच में ये जो आपको हाँ दिखाई दे रहा है ये आपका धातु हो गया, यहाँ वाला धातु हो गया, बाकी सब नहीं में है। तो चलिए देखते हैं उत्तर इसका। पहला है, दी गई सारणी में तत्व ब धातु है और अ, स व द अधातु है। तो ये आंसर आपका मैंने लिख दिया यहाँ पे। और दूसरा जो है, तत्व द को अधातु में वर्गीकृत करने का जो आधार है उसमें एक तो ये ठोस है, भंगूर है और विद्युत का चालक है का गुण प्रदर्शित करता है। यानी तीनों गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। सभी ज्ञात
अधातुओं में केवल एक अधातु कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट ही विद्युत का चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। अतः इस आधार पर तत्व द को अधातु में वर्गीकृत किया गया है। तो ये इसका कारण है बच्चों, जो आपकी कॉपी में लिखना है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरूपता प्रदर्शित करते हैं और क्यों, कारण है इसका। जैसे कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2S, C4H10 और CH4। तो इसमें ध्यान रखना, कार्बन और सल्फर, केवल कार्बन और सल्फर, ये कार्बन और ये सल्फर आपका क्या करते हैं, अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये तत्व एक ही अवस्था में एक से अधिक रूपों में मिलते हैं तथा इन तत्वों के परमाणु समान होते हैं, इसलिए इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर नहीं होता है। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से इनको अपरूपता प्रदर्शित करना पड़ता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अधातुओं का अवस्था सारणी में स्थान कहाँ है। तो बच्चों ये लास्ट में दिखाई दे रहा है आपका अधातुओं का स्थान। इसमें कौन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये सारे अधातु, मतलब ये सब अक्रिय गैसें हैं, यानी अधातुओं का स्थान बताना है आपको। तो ये सब अधातुएं हो गई। इसके बाद देखो ध्यान से, फ्लोरीन हो गई, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई, आयोडीन हो गई, एस्टेटीन हो गई, ये सभी अधातु हैं। ऑक्सीजन हो गई, सल्फर हो गई, सिलीनियम हो गया, ये भी अधातु है। नाइट्रोजन हो गई, फास्फोरस हो गया, ये भी अधातु है। कार्बन हो गया, ये भी अधातु है। और इसमें ये जो बीच में दिखाई दे रहा आपको, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी उपधातुएं हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ये उपधातुएं हैं। और इधर की तरफ धातुएं हैं, ये जो आपको डार्क सा दिखाई दे रहा है इधर की तरफ, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, गैलेनियम हो गया, इंडियम हो गया, कैंडियम हो गया, मरकरी, थैलियम, लेड, बिस्मथ, टिन, ये सभी धातुएं हैं। तो धातु और अधातु के बीच में जो भी तत्व आते हैं उनको हम अधातु, उपधातु बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, ये जो धातु और अधातु के बीच में तत्व आते हैं इनको उपधातु कहते हैं। ये हीलियम मैंने बताया, ये आपकी कौन सी है, अधातु है। सबसे अक्रिय गैसें कहा जाता है इनको, ये सबसे लास्ट में रखी गई हैं। बाद में इनका पता चला था इसलिए इनको बाद में बिल्कुल बाहर की तरफ है। वैसे भी इनके सबके अष्टक पूर्ण होते हैं, यानी बाहरी कोष इनका पूर्ण होता है, इसलिए इनको इस वर्ग में रखा जाता है। तो अवस्था सारणी में अधातुओं का स्थान अच्छी तरह से आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से तत्व रखे गए हैं। तो ध्यान रखना, कार्बन से स्टार्ट होता है ये। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर इसके बाद यहाँ था नियोन, ऊपर हीलियम भी है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गन है, सिलीनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन, आयोडीन, जेडॉन और एस्टेटीन और रेडॉन, ये सभी अधातुएं हैं। चलते हैं, प्रश्न नंबर 1 है दिया हुआ, उपधातु किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। मैंने अभी उपधातु को बताया था, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ये उपधातु कहलाते हैं। जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, अभी मैंने आपको टेबल में दिखाया था, ये सारे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, टेलुरियम हो गया और पोलोनियम हो गया, ये सारे के सारे उपधातु हैं। तो ये सारे धातुओं के नाम याद रखने हैं आपको, और इसमें अगर लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, आप लोगों को उपधातु पहचानने में आसानी रहेगी। सभी उपधातुओं के नाम यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, मैंने अभी दर्शाया है जो कुछ भी, वो आप लोग इसी उत्तर में लिखेंगे। मैंने केवल 3 के लिखे हैं और यहाँ पूछे केवल 2 ही उदाहरण गए हैं, लेकिन आप सभी को लिखेंगे, कुछ तो उदाहरण एग्जाम में बचे रहेंगे याद, जिसे आप लिख सकोगे। चलिए आगे देखते हैं, एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न है, गैसीय तत्वों की खोज ठोस तत्वों की अपेक्षा देर से होने का कारण क्या था, वो लिखना है। तो इसको भी आप लोग ढंग से देख लीजिए। तत्वों की ठोस अवस्था की जानकारी प्राचीन काल से ही थी। तो जो ठोस में रहते हैं तो आसानी से मिल जाते थे, लेकिन गैसों में जो रहते थे बच्चों, उनको ना तो रखने की व्यवस्था थी और ना ही उनकी जानकारी ढंग से थी, इसलिए उनको सबसे पहले रखने की व्यवस्था का किया गया। जब रखने की व्यवस्था हो गई तब उन पर परीक्षण चालू हुए और तब उन लोगों को खोजा गया, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा देर हो गई। तो यही सब आंसर इसमें लिखा गया है। तत्वों की ठोस अवस्था की जानकारी प्राचीन समय से ही थी ये, और जबकि गैसों की अवस्था की जानकारी मध्यकाल तक नहीं थी। तत्वों के गैसीय अवस्था की खोज तभी हुई जब गैसों को प्राप्त तथा एकत्रित करने की विधियां विकसित हुई। जब तक विधि नहीं मिल पाई कि इनको कहाँ एकत्र किया जाए, तब तक इनकी खोज होना संभव नहीं था। इससे पूर्व गैसों की अवस्था को कोई स्पष्ट समझ न होने के कारण
रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसों के भाग लेने या अभिक्रिया के बाद में बनने को नहीं समझा जा सका। इसी कारण गैसीय तत्वों की खोज ठोस तत्वों की अपेक्षा देरी से हुई। सबसे बड़ा कारण, इसका मूल कारण है, इन गैसों को एकत्र करने के लिए बर्तन, किस बर्तन में रखें, वो बहुत ज़्यादा परेशान करी। जिसमें कि आपका फ्लोरीन थी, फ्लोरीन ने तो सबसे ज़्यादा परेशान किया है। ये फ्लोरीन गैस जो है आपकी, फ्लोरीन गैस बच्चों बहुत ज़्यादा इसने परेशान किया। इसने लगभग 72 वर्ष का समय लिया खोज करने में। 72 वर्ष से लोग जानते थे इसको, लेकिन इसके बारे में डिस्कवरी करने में पूरे 72 वर्ष का समय लगा, क्योंकि इसके लिए कोई पात्र ही नहीं मिल पाया था जिस पात्र में रख करके इसको हम देख सकें। जिस पात्र में भी रखते थे वो पात्र से रिएक्शन कर लेती थी और अगले दिन पात्र गायब मिलता था। तो इसलिए इसको बहुत लंबा समय लगा। केवल लंबा समय लगने का कारण ही यही था कि इसके लिए कोई उपयुक्त पात्र नहीं था जिसमें इसको रखा जा सके। तो ये भी याद कर लेना बच्चों, सबसे लंबा समय इस गैस ने लिया था। चलिए, धातुओं के अंतर्गत समूह 14 का एक सदस्य कार्बन है, समूह 15 के 2 सदस्य नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं, समूह 16 के 3 सदस्य ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम को रखा गया, 17 को हैलोजन समूह कहते हैं। इस समूह के 5 सदस्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटिन भी अधातु हैं। इन्हें अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसके लिए अत्यधिक क्रियाशील होते हैं ये, इसीलिए चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो किसी से भी 1 इलेक्ट्रॉन छीनने में काबिल रहते हैं ये। तो प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलते, इसलिए इनकी पहचान 18वीं शताब्दी के अंत में ही हुई। समूह 18 धातुओं का एक बड़ा समूह है तथा उत्कृष्ट गैसों का है, जिसे नोबल गैसेस कहते हैं। इसमें हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, आर्गन है, जेनॉन है, रेडॉन शामिल है। ये रंगहीन गैसें, चूंकि इनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यह सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस या इनर्ट गैस भी कहा जाता है। ये वायुमंडल में बहुत कम ही मात्रा में विद्यमान होती है, अतः इन्हें दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है, रेयर गैसेस कहते हैं। क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, इसलिए इनको दुर्लभ गैसें, जैसे दुर्लभ प्रजातियां होती हैं ऐसे ये दुर्लभ गैसें होती हैं, बड़ी मुश्किल से पाई जाती हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अब समूह 18 के सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्यों? पहले तो समूह तत्व जो 18 हैं उसके सारे तत्वों को याद होना जरूरी है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। बच्चों, इनको याद करना बहुत आसान होता है, लेकिन पता नहीं कैसे याद नहीं कर पाते हैं। इनको याद करने का एक तरीका होता है, नहीं कुछ होता है तो थोड़ी फनी लैंग्वेज का ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो इसको याद कैसे करना है बच्चों? बहुत आसान है इसको याद करना। जैसे हेलन, तो हेलन से स्टार्ट हुआ, हीलियम और नियॉन, हेलन, और आर्गन के लिए और यूज कर लीजिए, करीना के आर के लिए हो गया का एक्सरे रंगीन, एक्सरे में जेनॉन आ जाएगा और रंगीन में रेडॉन आ जाएगा। क्या हमने बताया अभी आपका? हेलन और करीना का एक्सरे रंगीन। इससे याद करोगे तो बहुत आसानी से, हेलन में क्या क्या आ जाएगा? हीलियम और नियॉन आ गए, और में क्या आ गया? आर्गन आ गया, करीना में क्या हो गया है? क्रिप्टॉन आ गया है, और एक्सरे रंगीन तो जेनॉन आ गया और रेडॉन आ गया। तो बच्चों ये आसानी से याद हो जाता है, एक शब्द लेकर के आप लोग अगर याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी भूलेंगे नहीं आप लोग। तो इसलिए ये समूह 18 के तत्व सामान्यतः याद करने की विधि मैंने बता दी है। इनमें सभी भाग क्यों नहीं लेते हैं? तो इनका बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन यानी पूरे रहते हैं, अष्टक इनका पूर्ण रहता है। अष्टक पूर्ण होने के कारण ना तो किसी से अभिक्रिया करते हैं, ना ही लेते हैं, ना ही देते हैं, ना ही इनसे शेयर करते हैं। शेयर मतलब साझा भी नहीं करने को यदि तैयार, बहुत कम। जैसे आपका ये जेनॉन है, ये थोड़े बहुत कंपाउंड कुछ बना लेता है और बाकी जल्दी कंपाउंड नहीं बना पाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम अपने। अधातुओं की खोज और कब कैसे हुई, जरा इसका भी एक इतिहास देख लेते हैं। क्या है इतिहास, क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? धातुओं की खोज और कब और कैसे हुई, इसका भी ये इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, तो थोड़ा सा इसको याद करेंगे। प्रकृति में कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट के रूप में मिलता है ये,
और इन दोनों अवलोकों का उल्लेख प्राचीन अभिलेखों में भी मिलता है। ये दोनों चीज यानी कार्बन जो है, हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों प्राचीन काल से ही जाने जाते हैं, किंतु उस समय इन्हें अलग अलग पदार्थ समझा जाता था। आधुनिक रसायन शास्त्र के विकास के साथ यह समझ बनी कि ग्रेफाइट, हीरा इत्यादि सभी कार्बन है। इन्हें जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त होती है। लेवाजिये ने दोनों के दहन से यह सिद्ध किया कि दोनों में तत्व कार्बन ही है। अतः सन 1789 में प्रकाशिक तत्वों की तालिका में कार्बन नाम से स्थान दिया गया। इस प्रकार सल्फर की जानकारी भी प्राचीन काल में थी, और लेवाजिये ने सिद्ध किया कि यह भी तत्व फास्फोरस की खोज मध्यकाल में हैम्बुर्ग ने के एक व्यापारिक हैं हेनिंग ब्रांड, इन्होंने की थी। इनके नाम पे जाता है हेनिंग ब्रांड। तो कभी कभी बच्चों ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी खोज किसने की और सिद्ध किसने किया। ध्यान रखना, लेवाजी ने सिद्ध किया है और ये हेनरी ब्रांड है, इन्होंने खोज की थी। कौन है? हैम्बुर्ग के हेनरी ब्रांड। तो नाम याद रखेंगे इसके। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मध्यकाल तक गैसीय पदार्थों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। गैसीय पदार्थों को रखने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अधिक जानकारी नहीं थी। चूंकि अधिकतर धातुएं गैसीय अवस्था में मिलती हैं, इसलिए इनकी खोज तभी हुई जब गैसों को प्राप्त एकत्रित करने की विधियां विकसित हुई। उससे पूर्व गैस अवस्था में कोई स्पष्ट समझ न होने के कारण रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसों के भाग लेने या अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को नहीं समझा जा सकता था। इस कारण कई रासायनिक अभिक्रियाएं, विशेषकर दहन और प्रकृति को समझने में बहुत समय लग गया। तो ये सब कारण है जो याद करने हैं आप लोगों को। चलते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल लेते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में हेल्स नाम के वैज्ञानिक ने गैस यांत्रिकी ट्रफ यानी पेनेमेटिक ट्रफ का निर्माण किया। क्या हुआ इस निर्माण से कि जिसके दहन एवं अन्य अभिक्रियाओं से उत्पन्न गैसों को इकट्ठा करना संभव हो चुका, और इस उपकरण की सहायता से अन्य वैज्ञानिक गैसों को पृथक पृथक कर उसका अध्ययन कर सके, और इस प्रकार गैसीय अधातुओं की खोज संभव हुई। इन्हीं के आने से गैस जो है एकत्र होनी चालू हुई, और एकत्र होकर के उनका एनालिसिस यानी उसका अध्ययन करना प्रारंभ हो पाया था। इसलिए जो है ये इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है। तो ध्यान रखना, ये हेल्स नाम के वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने जो बनाया था गैसीय यांत्रिकी ट्रफ से नाम से जाना जाता है। इसके बाद अधातुओं की खोजों में तेजी आ गई, मतलब बहुत तेजी से अब अधातु गैसों की खोज होने चालू हो गई। सीले नाम का एक वैज्ञानिक है जो स्वीडिश रसायनज्ञ है। ये 1771 में फ्लोरीन और 1774 में क्लोरीन तत्वों की खोज की। धीरे धीरे अन्य धातुओं की भी खोज हुई, अन्य अधातुओं की भी खोज हुई। अक्रिय गैस प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं, किंतु इनकी मात्रा अल्प होती है, इसी कारण इनकी खोज में भी बहुत समय लग गया। 1785 में कैवेंडिश ने वायु के कुछ प्रयोग किए। उन्होंने वायु से जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को पृथक किया, तब भी एक अज्ञात गैस बुलबुले देखे जो संभवतः आर्गन थी, किंतु वे उनकी पहचान नहीं कर पाए। ये नए तत्व के रूप में पहचानने में 100 से अधिक वर्ष लगे। सन 1894 में रैमजे और कौन था दूसरा, रैमजे और रैले नाम के दो वैज्ञानिकों ने देखा कि वायु से प्राप्त नाइट्रोजन का घनत्व शुद्ध नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वायु में कोई न कोई और गैस भी शामिल है। उन्होंने इस गैस को अलग किया और नाम इसका ऑर्गन दिया। ऑर्गन। रैमजे ने अन्य अक्रिय गैसें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आदि की खोज की। इस तरह 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकतर अधातुओं की खोज की जा चुकी थी। तो इस तरह से अधातुओं की खोज हुई, और ये जो अक्रिय गैसों की खोज हुई किस किसने की है, ये आप लोगों को नाम याद रखने पड़ेंगे। थोड़े प्रश्नों की तरफ भी चलते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? हालांकि ये मैंने बता दिया है आपको पहले ही। उपधातु के कोई उदाहरण दीजिए। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे उदाहरण बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये दोबारा आ रहा प्रश्न, फिर भी आप लोग इसको देख लेंगे क्योंकि मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ। उपधातु का प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ आप लोगों को। चलते हैं। गैसीय तत्वों की खोज ठोस तत्वों की अपेक्षा देर से होने का कारण क्या है? पहले कारण तो मैंने बता दिया, फिर भी आप लोग उत्तर लिखेंगे। तत्वों की ठोस अवस्था की जानकारी प्राचीन काल से ही थी, जबकि तत्वों के गैस अवस्था की जानकारी मध्यकाल तक नहीं थी। ये ध्यान रखना, मध्यकाल तक नहीं थी। तत्वों के गैसीय अवस्था की खोज का
तभी हुई जब गैसों को प्राप्त एकत्र करने की विधियां विकसित हुई। जब तक इसकी विधि नहीं इकट्ठी करने की हुई तब तक इसको नहीं कर पाए। इससे पूर्व गैस अवस्था का कोई स्पष्ट समझ न होने के कारण क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसों के भाग लेने या अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों की समझ नहीं हो पाई। इसी कारण गैसीय तत्वों की खोज ठोस तत्वों की अपेक्षा देरी से हुई। तो ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए, समूह 18 के तत्व समांतर रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये भी उत्तर मैंने बता दिया आप लोगों को। समूह 18 के तत्व समांतर रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते क्योंकि इनके वायतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इनके अष्टक पूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। इसको मैं फिर याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको दोहराया है। क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने इनको दोहरा दिए हैं और इनको याद करने का तरीका भी बता दिया था मैंने। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसेस हैं। मैंने बताया था क्या था यहाँ पे, हेलन और करीना का एक्स-रे रंगीन। इस शब्द से आप इन सभी गैसों को एक साथ याद कर सकते हैं। आवर्त सारणी में अधातुओं समूह 14 और 18, ध्यान रखना अधातुएं जो है कहाँ कहाँ होती है, हाइड्रोजन को छोड़ करके समूह 14 से समूह 18 तक स्थित हैं। अर्थात इन अधातुओं के परमाणु के बाहरी कोश में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं और अधातुएं धातुओं की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं, किंतु प्रत्येक अधातु की विद्युत ऋणात्मकता भिन्न होती है। अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता का मान 2.01 से 4.1 के मध्य होता है। ये संख्या याद करके रखेंगे बच्चों। 2.01 से किसके बीच में होती है, 4.1 के मध्य होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है देखते हैं जरा। किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आवर्त सारणी में हमने देखा है विद्युत ऋणात्मकता समूह नीचे जाने पर घटती है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे इनकी ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। विद्युत ऋणात्मकता मैं फिर से बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज्यादा क्लोरीन क्लोरीन इन सब में होती है। चलिए, आवर्त में दाएं से जाने पर बढ़ती है। आवर्त में दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर ये घटती है। ये दोनों चीजें आप लोगों को स्पष्ट समझ आना चाहिए। इसलिए आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है बच्चों, ये याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और ऑक्सीजन और क्लोरीन का मान भी लगभग इसी के आसपास होता है। ऑक्सीजन और क्लोरीन का मान भी लगभग इसी के आसपास होता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान निश्चित करता है कि एक अधातु किसी धातु या अन्य धातु से किस प्रकार अभिक्रिया करती है। यानी विद्युत ऋणात्मकता अगर अधिक है तो बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगी। अधातुओं के बीच जो है क्रियाएं क्या क्या होती हैं, ये जरा हम अभिक्रियाओं के लिए देखेंगे क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ये सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइट बनाती हैं। चलो देखते हैं क्या करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ये सॉलिड है, एस सॉलिड के लिए करते हैं यानी ठोस धातु के लिए। ऑक्सीजन गैस है इसलिए जी लिखा गया है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ये कॉपर ऑक्सीजन से भी क्या करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है, क्यूप्रिक, इसे हम कॉपर ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये क्या है, आयरन सल्फाइड से अभिक्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाता है, ये है आयरन सल्फाइड। ऐसे ही मैग्नीशियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये नाम लिखा हुआ है। सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, इसका नाम भी आप लोग लिखेंगे, नाम हर एक का लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड। नाम न लिखने की दशा में नंबर आप लोगों के कट जाएंगे, ध्यान रखना अच्छी तरह से। रासायनिक समीकरण में एक तो ये संतुलित होनी चाहिए, अगर संतुलित नहीं हो पा रही है तो आपके मार्क्स कटेंगे, और नाम नहीं लिखेंगे तब भी आपके मार्क्स कटेंगे। इनके भी नाम लिखने जरूरी है। मैग्नीशियम में नाम लिखेंगे यहाँ पे इसके नीचे, ये कॉपर है, कॉपर यहाँ पे नाम लिखेंगे, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, इनके नाम लिखना है। और बैलेंस करने के लिए जैसे यहाँ 2 लगा है दोनों तरफ, देखिए ये मैग्नीशियम के 2 हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी 2 हैं,
ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पर भी 2 से गुणा करके 2 मिल जाएंगे, इसलिए दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी ये संतुलित समीकरण कहलाएगी। ये कॉपर है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 है, तो यहाँ कॉपर के और ऑक्सीजन के दोनों एक साथ 2 2 हो गए। आयरन में इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों तरफ समान थे। 3 मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन के यहाँ 2 है, देखो यहाँ 3 मैग्नीशियम है, Mg3N2 बना हुआ है यहाँ पे। ऐसी सोडियम क्लोराइड में 2 से यहाँ गुणा कर दी गई है। कैल्शियम वाले में, फास्फोरस वाले में P को हमेशा याद रखना, P4 की फॉर्म में रहता है। तो ये कैल्शियम हो गया, ये फास्फोरस हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये 2 से यहाँ गुणा करी, 3 दूनी 6 हो गए, तो कैल्शियम के 6 हो गए, फास्फोरस के 2 दूनी 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 पहले से ही मौजूद हैं। तो इस समीकरण लें, संतुलित समीकरण ही लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में, ये बिना संतुलित किए या बिना नाम लिखे अगर लिखते हैं तो आप लोगों के मार्क्स काट दिए जाएंगे। ध्यान रखना अच्छी तरह से, मार्क्स आप लोगों के काट दिए जाएंगे। अधातुओं की आपस में भी अभिक्रिया होती है, जैसे कार्बन है अधातु है, क्लोरीन है अधातु, ये दोनों अभिक्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन अधातु है, क्लोरीन अधातु है, गैस है, दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते हैं। नाम लिख लेंगे जरूर, ध्यान रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड। नाम आपको हर एक चीज के नाम लिखने हैं। ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, लिखा हुआ नीचे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अधातु हैं, ये भी अधातु हैं, परस्पर अभिक्रिया कर रही हैं और क्या बना रही हैं, ये यौगिक बना रही हैं। चलिए इसमें देखते हैं, अधातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया, हालांकि ये अधातु दी हुई हैं, ये ऑक्सीजन गैस है, इन सब से अभिक्रिया करके क्या क्या बना रही हैं, कार्बन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड। नाम लिखना बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाम लिखना बेहद जरूरी है। ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो 10-10 लिखा हुआ है, आप पेंटा ही बोल रहे हो, तो नहीं, ये पेंटा ही वैलेंट के लिए होता है यूज, में पेंटा ही होती है, P2O5 होता है यहाँ वास्तव में, तो उसको ही लिखा जाता है। ये तो डबल इसको कर लिया गया बाद में। चलिए ये देख लीजिए, इसमें समीकरणों को संतुलित करने के लिए इसमें तो जरूरत नहीं है, सल्फर में भी जरूरत नहीं है, लेकिन फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जरूरत है। देखो 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ 10 है, और P4 तो अपनी जगह ही रखा हुआ है, इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी संतुलित करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। इन सभी अभिक्रियाओं को लिखना है अपनी कॉपी में, और इनके नामों को लिखना बहुत जरूरी है, नाम जरूर लिखेंगे। ये नाम जैसे फास्फोरस है नीचे लिखेंगे, क्लोरीन इसका नाम नीचे लिखेंगे, इसमें हाइड्रोजन है इसका नाम लिखना है, कार्बन है नाम लिखना है इसका, यहाँ क्लोरीन है नाम लिखना है। यहाँ मेरे पास जगह नहीं दिख रही है इसलिए मैं लिख करके नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं लिखता भी इन सबको। तो ध्यान रखना है, इसको आप लोगों को लिखना है कॉपी में भली भांति, और प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों को लिखने हैं कॉपी में। चलो देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, जैसे सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गई, तो इनके जो प्रकृति क्या होती है, प्रकृति कैसे पता करेंगे हम लोग, जब इसको जल में घोल देते हैं तो इनका विलयन अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, ये जानना शुरू करते हैं। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुल करके ये H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल है नाम इसका, सल्फ्यूरस अम्ल, अम्ल बनाते हैं। तो अम्लिक प्रकृति, ये क्या हो गया, कार्बोनिक अम्ल है इसका नाम बच्चों, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये धातु अधातु थी, ऑक्सीजन से विक्रिया करके अधातु ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, सल्फर थी सल्फर डाइऑक्साइड बनाई, लेकिन जल से अभिक्रिया करी तो यहाँ सल्फ्यूरस अम्ल बना, यहाँ कार्बोनिक अम्ल बना, यानी दोनों की प्रकृति कैसी हुई, अम्लीय प्रकृति हुई। तो ध्यान रखना, अधातु ऑक्साइड अम्लीय, ये एक चीज और है, अधातु ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते हैं, खुद में अम्लीय नहीं होते हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्साइड या इसकी प्रकृति उदासीनता होती है तो ध्यान रखना है, इसमें जब तक इसको जल के साथ नहीं संपर्क में लाएंगे तब तक ये नहीं दर्शाएंगे। ध्यान रखना, जल के साथ ये अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने में अम्लों के नाम और उनके किन किन अधातुओं से मिलकर बना है ये बताना है। तो प्रयोगशाला में बच्चों बहुत सारे अम्लों के नाम होते हैं, तो आप लोगों को ये सारे अम्लों के नाम लिखने हैं और
किस किस तत्व से मिलके बने हैं, ये भी आप लोगों को इसमें बताया गया है। तो आप लोग सबसे पहले सल्फ्यूरिक का नाम आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र है इसका H2SO4, जैसा आपको दिखाई दे रहा है इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके बनी है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन हो गई, सल्फर हो गई और ऑक्सीजन, ये तीनों तत्व इसके अंदर लिखने हैं आपको। कार्बोनिक अम्ल अभी मैंने बताया था इसका नाम में इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों मिले हुए हैं। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों आपको लिखने हैं। नाइट्रिक अम्ल में क्या है, HNO3 होता है सूत्र इसका। ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिखे हुए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में एक तनु होता है और एक सांद्र होता है। तो ऊपर वाला सांद्र है, तो सांद्र लिख लेंगे इसके आगे। सांद्र थोड़ा गाढ़ा होता है, यानी इससे ज्यादा अफेक्ट होता है, ये त्वचा को बहुत तेज जलाता है। ये तनु है, इसमें पानी की मात्रा मिली हुई है, लेकिन होता क्या है, इसमें भी वही होगा, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ लिखा हुआ है, सल्फर भी लिखा हुआ है और ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है। तो ये चारों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चारों अम्लों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। थोड़े से और हम अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ दिखाई देगा। चलो अम्लों के नाम फिर आ गए। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ रहा है 5वें नंबर पे। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, देखो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन आपको लिखी हुई है। ये है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF, ये HF है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ये इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। तो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन लिखी हुई है। ये हाइड्रोब्रोमिक अम्ल है HBr, तो H हाइड्रोजन हो गई, Br ब्रोमीन हो गई। तो ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन तत्व लिखे हुए हैं। एसिटिक अम्ल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसको बहुत अच्छी तरह से याद करोगे बच्चों, इसका नाम बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। एसिटिक अम्ल, इसको हम सिरका भी बोलते हैं, ध्यान रखना। CH3COOH को हम सिरका भी बोलते हैं, सिरका या विनेगर बोलते हैं हम। विनेगर इंग्लिश का नाम है बेटा, ये इंग्लिश में याद करेंगे आप लोग इसको। सिरका है, ये घरों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और खट्टी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलता है। और अगला इसमें देखो क्या क्या तत्व है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, बस यही दो तो तत्व हैं इसमें, और एक ऑक्सीजन है इसके अंदर मिली हुई। तो कार्बन हो गई, हाइड्रोजन हो गई और ऑक्सीजन हो गई। फॉर्मिक अम्ल ये चींटियों में पाया जाता है, इसलिए काटने के बाद जो है चींटियाँ जब काटती हैं तो सूज जाता है। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन तीन चीज़ें देखो, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं। मेरे ख्याल से ये आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे अच्छी प्रकार से और तैयार भी करेंगे एग्जाम के लिए। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला कुछ और प्रश्न आ रहा है, देखो ये है अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, क्यों होती हैं। अरे सबसे पहले इनके अंदर तो बात होती है, खासियत इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है इनके अंदर। किसी का भी इलेक्ट्रॉन पाया फालतू दिखाई दे रहा, फट से अपने पास खींच लेती हैं। तो अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती है, इसलिए ये विद्युत ऋणात्मक होती हैं। जैसे ये क्लोरीन गैस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेती है और ये 2 Cl आयन, क्लोराइड आयन बनाती हैं। ध्यान रखना ये क्लोराइड आयन बनाती हैं। क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है। जैसे सोडियम धातु हो गई, सोडियम के पास क्या होता है, ये इसका 11 होता है, इसका 2, 8 और 1 होता है। और क्लोरीन का क्या होता है, ये 17 होता है। तो 2, 8 और 7 हो गया। ये क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस सोडियम के इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच करके इसको 8 कर लेती है। और जैसे ही 8 करेगी तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा। ये सोडियम प्लस में कितना हो जाएगा, 2, 8 बच जाएगा। और ये क्लोरीन माइनस हो जाएगा, इसमें 2, 8 और 8 बच जाएगा। ये तो ये ध्यान रखना है बच्चों, इस तरह से करके ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेती हैं और अपने आवेश बना लेती हैं। इसी कारण इनको विद्युत ऋणात्मक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को खींच करके अपने आप को ऋणात्मक बना लेती हैं, इसलिए इसको विद्युत ऋणात्मक कहा जाता है। अब कुछ और एक प्रश्न दिया हुआ है, कुछ अजीब सा प्रश्न है। कोई तत्व दिया गया है, आप कैसे पहचानेंगे कि वह अधातु है या धातु है। 3 तरीके बताएं, तो तरीकों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। दिए गए तत्व अधातु या धातु होने की पहचान के लिए 3 तरीके। सबसे पहले इसके घनत्व की चर्चा कर लेते हैं। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, अर्थात ये साधारण ताप पर ठोस होते हैं, जबकि अधातुएं साधारण ताप पर ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाई जाती हैं। पहला इसका था गुण। दूसरा गुण है ऊष्मा और विद्युत के प्रति व्यवहार इनका। धातुएं ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, कुचालक होती हैं। अपवाद भी है इसमें, लेड ध्यान रखना, लेड धातु विद्युत का कुचालक है, जबकि
अधातुएं उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए देखते हैं, कार्बन अधातु का अपरूप, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ये भी एक अपरूप वही है आपका। अपवाद हैं ये दोनों अपवादों को याद करेंगे। अपवाद जानते हुए हर एक जगह अपवाद रहता है, लेकिन अपवाद ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेड धातु होने के बाद भी कुचालक है, ध्यान रखना बच्चों इसको। लेड धातु होने के बाद भी कुचालक, मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, लेड धातु होने के बाद भी कुचालक है। जबकि कार्बन अधातु है और इसे कुचालक होना चाहिए, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसलिए ये चीज को याद रखना है। नंबर 3 है घातवर्तनीयता तथा तन्यता। तन्यता मतलब खींचा जा सकता है, तार बनाए जा सकते हैं। घातवर्तनीय मारने पर चोट सहन करने की क्षमता है, नहीं है। धातुओं में अघातवर्तनीय एवं तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुएं प्रायः भंगुर होती हैं, टूट जाती हैं फटाक से, हथौड़े से पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। अतः ये न तो अधातवर्तनीय और ना ही ताने। ताने का मतलब होता है तार खींचे जा सकते हैं इनके, तो ये तार खींचने की भी प्रकृति इनमें नहीं होती है। चलिए कुछ अधातुओं के बारे में भी जान लेते हैं, क्या है धातुएं दी हुई हमारी। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। इन नामों पर ध्यान दीजिए, इनके नामों पर ध्यान देना है। क्या आपको इनमें कोई समानता दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। इसमें बाद में देखो जन लगा हुआ, कहीं भी देख लो जन लगा हुआ दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जन के कारण जो है इनको जाना जा रहा है, कुछ समानता दिखाई दे रही है। तो इनमें जन क्यों लगाया जा रहा है इसके बारे में इसमें बताया गया है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, क्यों बताया जा रहा है जन इसको। इन सभी नामों के अंत में क्या लगाया है? जन लगा हुआ है। देखो जन आता है, वास्तव में ग्रीक भाषा जेनेस से लिया हुआ है, ये जेनेस से लिया हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? बनाने वाला। जैसे हाइड्रोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो जिसका अर्थ है पानी, जेनेस अर्थात बनाने वाला, मतलब पानी बनाने वाला। इस प्रकार हाइड्रोजन का जो अर्थ हुआ जल बनाने वाला। जब ऑक्सीजन की खोज हुई तब यह माना जाता था कि इससे ऑक्सी यानी अम्ल बनाते हैं, और इस आधार पर ही इस तत्व का नाम ऑक्सीजन रखा गया। मतलब ऑक्सी मतलब इससे अम्ल बनाते हैं, और अम्ल के कारण ही ऑक्सी में जन जोड़ दिया गया, तो ऑक्सीजन नाम दे दिया गया। ऐसे ही नाइट्रोजन का भी नाम दिया गया है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे क्यों जन जोड़ा जा रहा है इसके अंदर। चलते हैं हाइड्रोजन के बारे में। अब ये पहला हमारा आ रहा है संकेत, इसका हाइड्रोजन H होता है और 1H1 से दर्शाते हैं इसको। और हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जो K में उपस्थित होता है, और हाइड्रोजन समूह एक के तत्वों के समान एक इलेक्ट्रॉन खोकर H धनायन बना लेता है। ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन खोकर अपना H धनायन बनाता है। जैसे H है, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो ये धनायन बना लिया है। हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण आयन बनाना भी संभव है, यानी ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर ले तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा और इससे ऋण आयन बना लेगा। तो अब क्या हो जाएगा, इस कारण ये 17वें ग्रुप में रखा गया, ये 17 वाले ग्रुप में रखा गया, ये प्रथम वाले में रखा गया। तो ये बहुत जरूरी हो गया है दोनों समूह में रखना, लेकिन ये बेचारा गलत है, हर जगह बेचारा भागता है, इसलिए इसको हम आवारा तत्व भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इस तत्व का नाम आवारा तत्व भी है। आवारा तत्व मतलब ये कहीं भी अवस्था में बेचारा घूमता रहता है। हाइड्रोजन के लिए एक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस आयन बनाना भी संभव है। इस प्रकार हाइड्रोजन समूह के तत्वों में भी समानता रखता है, इसलिए आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को समूह एक में रखा गया और 17 दोनों में रखा जा सकता है। चूंकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया, इसलिए हाइड्रोजन समूह को एक में शीर्ष स्थान दिया गया। इसको पहले में ही रखा गया वैसे तो, लेकिन 17वें में भी अपने आप को ये शामिल मानता है, नहीं मैं उस तरह का भी व्यक्ति हूँ। चलिए थोड़ा इनके बनाने की विधियों को भी देख लेते हैं, कैसे बनाई जाती है हाइड्रोजन प्रयोगशाला में। तो हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ये देख लो। हाइड्रोजन दानेदार जिंक से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। दानेदार जिंक, ये Zn होता है, दानेदार होता है, और ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएगा, एक तो हाइड्रोजन गैस बना देगा और जिंक क्लोराइड बनाएगा, ZnCl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो ध्यान रखना ये है दानेदार जिंक। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये गैस क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन गई। ये जिंक क्लोराइड है, इसका नाम क्या है, जिंक क्लोराइड।
चलिए बनती कैसे ये भी देख लीजिए। ये आपका जो है वास्तव में क्या दिया हुआ है, ये आपको एक थिसिल कीप दी हुई है, यहाँ से क्या डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं। इस जगह से क्या डालते हैं बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालते हैं। और यहाँ पर दानेदार दस्ता यहाँ पे रखा रहता है, जिंक देखो रखा हुआ है। ये जैसे नीचे जाता है विक्रिया से करना चालू कर देता है। ध्यान रखना है इसकी परख को इसके अंदर डुबो के रखना है, बाहर नहीं रखना है, वरना अम्ल आपके ऊपर ही आके पड़ेगा। तो जैसे ये अभिक्रिया चालू हो गई, बुलबुलों के रूप में गैस बननी चालू होती है। निकास नली है, निकास नली से रबड़ की पाइप द्वारा जो है ये टेस्ट ट्यूब में आती है। ये वैसे यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ना हो करके यहाँ पर सिलेंडर होना चाहिए था बड़ा सा रखा हुआ। तो इसमें इसे ट्रप बोलते हैं, इस ट्रप में द्रोणिका बोलते हैं, इसका सही नाम द्रोणिका है। ये जो रखा हुआ पात्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको हम द्रोणिका बोलते हैं। द्रोणिका हिंदी का नाम है बच्चों, इंग्लिश का नाम ट्रप होता है। चलिए इसमें रख करके इसमें उल्टा ये परखनी रखी हुई देखो आपने। और इस विधि को हम कहते हैं जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र करना। मैं नाम यहाँ लिख दे रहा हूं, जल के अधोमुखी विस्थापन। इस विधि को कहते हैं उल्टा गैस जार में इसको एकत्र करने की विधि है। पहले गैस जार में पानी पूरा ऊपर तक भर देते हैं, इसको उलट करके इस द्रोणिका पे रख देते हैं, और गैस जैसे बुलबुलों के रूप में ऊपर जाती है तो गैस पानी को नीचे धक्का दे करके नीचे ले आती है। इसलिए जब गैस भर जाती है इसमें तो हमें पता लग जाता है कि हाँ गैस इसमें भर गई है। फिर अंगूठे की सहायता से इसमें रख करके बंद करके इसको ऊपर ले आते हैं। इसको जानने के लिए गैस हमारी ऑक्सीजन है या नहीं है, हाइड्रोजन है या नहीं है, इस पर जलती हुई तीली ले जाते हैं माचिस की जब तीली ले जाएंगे इसको सीधा करके तो गैस आग पकड़ लेती है। तो गैस जैसी आग पकड़ लेगी इसका मतलब वो हाइड्रोजन है। और यदि गैस आग ना पकड़े, तीली तेजी से जलने लग जाए तो फिर वो ऑक्सीजन होती है। तो ये पहचान होती है। अब यहाँ पर बच्चों मैंने विधि नहीं लिखवाई है, विधि आपको लिखनी है। मैं केवल बोल करके सुना रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में वैसे ही लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं केवल यहाँ बोल करके ही लिखवाऊंगा। लिखवाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ मेरे पास, और वीडियो का समय जो है थोड़ा लंबा होता जा रहा है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वीडियो का ये समय लंबा जाए। चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाना है। तो सबसे पहले ये जो बोतल है इसका नाम वुल्फ बोतल है। उपकरणों के नाम आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए कि नहीं, क्योंकि इन्हीं उपकरणों का नाम लिख करके जो है हमें इस पूरी विधि को लिखना होता है। तो प्रयोगशाला विधि में पहले तो ये आप लोग लिख देंगे, इसकी समीकरण लिख देंगे, नाम लिख देंगे, इसके बाद विधि लिखेंगे। यहाँ पर विधि कैसे लिखी जाती है, तो विधि में क्या है, सबसे पहले एक वुल्फ बोतल में थिसिल कीप की सहायता से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं और इसमें एक दानेदार जस्ता ले लिया जाता है। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक दानेदार जस्ते के संपर्क में आता है दोनों अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस बनती है। इस हाइड्रोजन गैस को निकास नली के द्वारा रबड़ की पाइप की सहायता से द्रोणिका पर रखे उल्टे गैस जार में एकत्र किया जाता है, और इस उल्टे गैस जार में जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र किया जाता है। अधोमुखी विस्थापन क्या था, गैस जार को पानी से भर करके उल्टा रख देते हैं, और इस द्रोणिका पर रखने के बाद जैसी गैस बुलबुलों के रूप में ऊपर आती है तो पानी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है, और जैसे पानी नीचे आ जाएगा वैसे इसमें पूरी की पूरी गैस भर जाएगी, और आसानी से हम इसमें अंगूठा रख करके अलग कर सकते हैं। इस तरह से इनको हम बना सकते हैं और आसानी से इसको एकत्र कर सकते हैं। चलते हैं थोड़ा सा विधि इतना लिख लेंगे बच्चों, इतना ही लिखना है इसमें। अब दूसरी विधि भी हमारे पास दी है, लेकिन ये प्रयोगशाला विधि नहीं है, ये कोई और विधि है। इस तरीके से भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो जैसे जिंक है, जिंक पर अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कर दी, यह है नाम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जैसे अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस को एकत्र कर लिया जाता है। हाइड्रोजन के कुछ रासायनिक गुण हैं, जरा देख लेते हैं रासायनिक गुण क्या क्या हैं। सबसे पहले धातुओं से अभिक्रिया करके, तो धातुओं से अभिक्रिया करके ये हाइड्रेट बना लेती है। कैसे बनाती है, ये सोडियम है, सोडियम धातु, ये हाइड्रोजन है, जैसे रिएक्शन करती है तो सोडियम हाइड्राइड बनता है। ये नाम लिखना बच्चों बहुत जरूरी है, तो नाम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सोडियम हाइड्राइड। ऐसी ये मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। ये कॉपी में लिखेंगे सभी लोग। ऐसे ही हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, जैसे हाइड्रोजन हो गई और ये X2 हो गया, X2 में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई सी भी हो सकती है, और ये HX बनाती है, जहां X का नाम दिया है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है हाइड्रोजन गैस के लिए यहाँ G लिख देना है, फ्लोरीन ब्रोमीन गैस के लिए यहाँ G लिख देंगे, यहाँ पर भी G लिख देंगे और यहाँ पर भी G लिख देंगे। बनेगा क्या, यहाँ देखो HCl बन जाएगा, इसको हटा करके HCl लिखना है,
और यूँ बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे यहाँ पर। इसको भी हटा करके क्या लिखना है आपको, 2HF लिखना है। ये क्या चीज़ बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या नाम है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इस तरह से इनके ये रासायनिक गुण दिए हुए हैं जिनको आपको लिखना है कॉपी में। कोई सा भी रासायनिक गुण एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं, इसकी एक अपचयन अभिक्रिया दी हुई है। हाइड्रोजन गर्म धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके उनके संगत धातु में अपचयित करती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से कॉपर में अपचयित कर देती है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। देखो कॉपर हो गया, ये ध्यान रखना कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड। ये जो है आयरन ऑक्साइड है। नाम लिखने बहुत बेहद जरूरी है। यहाँ क्या बना, ये कॉपर बना है, यहाँ क्या बना है, आयरन बना है, और जल वगैरह निकल गया है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या हो गया, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड से अभिक्रिया करके संगत धातु में अपचयित करता है। यानी कॉपर ऑक्साइड को किस में करता है अपचयित, कॉपर में। आयरन ऑक्साइड को आयरन में अपचयित कर देता है। ध्यान रखना, अपचयित का मतलब धातु को अलग कर देता है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो धातु हैलाइड का अपचयन भी संभव है। देखो क्या है, ये जैसे क्लोराइड है, यानी सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड। ये हाइड्रोजन से विक्रिया करके धातु को अलग कर देता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं या इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोल दीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए ठीक है, अब इसके थोड़े से उपयोग के बारे में भी जान लेते हैं। ये बच्चों किताब में सब लिखे हुए हैं, हेडिंग वाइज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नंबर वही दिया हुआ है, आप लोग कर लेंगे। यूज ऑफ हाइड्रोजन देख लो क्या है, ये थोड़ा लास्ट टॉपिक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देंगे। धातु कर्म में गर्म धातु ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित कर धातु प्राप्त की जाती है। धातु कर्म में गर्म धातु ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित करके धातु प्राप्त की है। ये पीछे मैंने अभी बताया आप लोगों को। धातुओं के ऑक्साइड से धातुओं को अलग करना अपचयन कहलाता है, अपचयित करना। टंगस्टन तथा मोलिब्डेनम धातु ऐसे ही प्राप्त करते हैं। टंगस्टन तथा मोलिब्डेनम धातु को प्राप्त करने में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड इत्यादि में औद्योगिक उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। यानी अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया गैस का सूत्र बच्चों को याद होना चाहिए NH3। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, ये HCl यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, के औद्योगिक उत्पादन में हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। दूसरा नंबर 3 उदाहरण है, कार्बन रसायनों के उत्पादन में हाइड्रोजन बहुत आवश्यक है। बड़े पैमाने पर मेथनॉल बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। चलिए, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति वसा के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। इसको हम बहुत ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ेंगे आप लोग, किसी भी तरीके से इसको याद करना है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति वसा के निर्माण में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध पाए जाते हैं जो हाइड्रोजन से विक्रिया कर एकल बंध में बदल जाते हैं और वनस्पति वसा बनाते हैं, यानी ये घी बनाने के काम आता है। नंबर 5 है बच्चों, ये ईंधन सेल। ईंधन सेल भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये इसका कारण ये है कि इसमें कोई अवशिष्ट पदार्थ नहीं बनता। ईंधन सेल हाइड्रोजन अणुओं के विघटन से उत्पन्न ऊर्जा होती है और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया से उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा इसमें प्रदूषण कम होता है। ध्यान रखना, ये ईंधन सेल जो बनते हैं इसमें प्रदूषण बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। यदि ना ही बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये इसके उपयोग थे। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बच्चों मैं लेसन लगभग यहीं अब रोक रहा हूँ और इसमें अगले वाले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। यानी कौन सा पार्ट हमारा, ये दूसरा भाग मिलेगा, इसके तुरंत बाद मिलेगा आप लोगों को। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को अब समाप्त कर रहा हूँ। नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और बच्चों कम से कम 1 लाइक तो बनता ही है, तो इसको लाइक भी करेंगे आप लोग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं